अरे ये क्या, अब ये गोरी भी दूध नहीं दे रही है। आज हम चाय कैसे पिएंगे? श्वेता अपनी गाय गोरी को देखती है। उसकी गाय की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है, जिसके चलते वह दूध नहीं दे पाती और वह खाली लोटा लेकर घर के अंदर आ जाती है। माँ जी, गोरी की तबीयत बहुत खराब है, वो दूध नहीं दे पा रही। अगर थोड़े पैसे हैं तो दुकान से ही दूध मंगवा लीजिए। पैसे होते तो बात ही क्या थी, पैसे ही तो नहीं है। कई दिनों से यहाँ वहाँ मजदूरी ढूंढ रहा हूँ, लेकिन कहीं कोई काम ही नहीं मिल रहा। हमारी गरीब किस्मत पर तो ऐसे ताला लग गया है जैसे कभी खुलेगा ही नहीं। अरे कितने साल हो गए, जवानी से बुढ़ापा आ गया, लेकिन देखो जरा, यह गरीबी मिटने का नाम ही नहीं ले रही है। चिंता मत करो माँ, एक न एक दिन हमारे हालात में भी सुधार आ जाएगा। अरे कहाँ से सुधार आएगा? देख रहा है दिन प्रतिदिन कितनी ठंड होती जा रही है। तेरी गरीब माँ के पास एक स्वेटर तक नहीं है। घर में ठंड से बचने के लिए एक रजाई तक नहीं है। इससे ज्यादा और कैसे बुरे दिन देखने पड़ेंगे हमें। मैं मजदूरी करूंगा माँ, मैं पैसे कमाऊंगा और अपने घर की परेशानियों को ठीक करूंगा। प्रवीण बहुत परेशान होता है। बाहर ठंडी ठंडी सर्द हवाएं चल रही होती है। ना तो प्रवीण के पास कोई अच्छा स्वेटर होता है और ना ही उसने गर्म कपड़े पहने होते हैं। ठंड से बेचारा दर दर की ठोकर खाते हुए अपने लिए नौकरी ढूंढता है, लेकिन कहीं से भी उसे नौकरी की कोई उम्मीद नहीं दिखती। आखिर करूँ तो क्या करूँ, कहीं नौकरी नहीं मिल रही, मजदूरी करने जाऊँ तो पैसे भी नहीं मिलते हैं। हे भगवान, अब तो ही मेरी कोई मदद कर। तभी वहाँ से गांव का एक गोपाल नाम का आदमी गुजर रहा होता है। प्रवीण को परेशान देख गोपाल अपनी साइकिल को रोकता है और उससे पूछता है, क्या बात है, क्यों परेशान हो? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, क्या पता मैं परेशानी का समाधान निकाल सकूं। प्रवीण अपनी सभी परेशानियां, मजबूरियां भोपाल को बता देता है, जिसके चलते भोपाल प्रवीण से कहता है, देखो शहर में बड़े बड़े कारखाने हैं, कंपनियां हैं, जहां तुम्हें बहुत सारी अपने हिसाब से नौकरियां मिल जाएंगी। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी बात कर देता हूँ। शहर जाकर तुम नौकरी करना और पैसा कमाना, तुम्हारे घर की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन शहर जाने तक के लिए मेरे पास पैसे तक नहीं है। उसकी चिंता क्यों करता है, मैं हूं ना, मैं हूं तेरे साथ, मैं तुझे शहर भेजूंगा। यह सुनकर प्रवीण बहुत खुश होता है और वह घर पर वापस आता है और अपनी माँ और अपनी पत्नी को इसके बारे में बताता है, जिसके चलते वह अपना सामान पैक करके गोपाल के साथ शहर निकल पड़ता है। उसको गए हुए शहर काफी दिन हो जाते हैं, लेकिन उसकी कोई खोज खबर नहीं होती। एक तो यह ठंड, ऊपर से मेरा बेटा अभी तक लौट कर नहीं आया। उसने 1 रुपया भी हमें नहीं भिजवाया है। लगता है शहर जाकर शहर जैसा हो गया है। माँ जी, फिलहाल राशन का एक दाना तक नहीं है घर में। यह सुनकर दुर्गेश्वरी शांत हो जाती है, लेकिन उसे बहुत ज्यादा ठंड लगने लगती है। वह अपने घर की फटी पुरानी रजाई में सो जाती। तभी बड़ी जोर से आंधी आती है और उनके घर की छत भी उड़ जाती है। मुसीबतों ने तो जैसे हमें गले से लगा रखा हो। देख रही हो माँ जी, अब हमारे घर की छत भी उड़ गई। अब तो और ठंडी ठंडी हवाएं हमारे घर के अंदर आएंगी। कहीं काम ढूंढने के अलावा हमारे पास अब कोई और चारा नहीं है। क्यों ना बहू हम दोनों मिलकर ही कहीं काम ढूंढ लें, जिससे कुछ पैसे आएंगे तो घर की परेशानियों को दूर कर सकेंगे। श्वेता समझदार थी, जिसके चलते वह अपनी सास की बात मान लेती है। दोनों सास बहू अपने घर की परेशानियों को देखकर काम ढूंढने के लिए निकल पड़ती हैं, लेकिन हर जगह ढक के खाने के बाद भी उन्हें कहीं भी कोई नौकरी नहीं मिलती। आखिर में वह एक रजाई की फैक्ट्री में काम की तलाश में पहुंच जाती है। साहब, यहाँ कोई हम दोनों के लायक काम होगा? देखो, इस कंपनी में तो 1 हफ्ते पहले ही वैकेंसी बंद कर दी गई है। अभी तो पहले से ही अधिक औरतें कंपनी के अंदर काम कर रही हैं। जैसे ही कोई छोड़ जाएगी तो मैं तुम्हें काम के लिए बुला लूंगा। मैनेजर ऐसा कहकर उन्हें जाने के लिए बोल देता है, जिसके बाद श्वेता और दुर्गेश्वरी फैक्ट्री से निकल रही होती हैं। तभी उनकी नजर फैक्ट्री के बाहर एक कोने पर पड़ती है, जहां पर उसे फैक्ट्री की बेकार पड़ी हुई रुई दिखाई देती है। अरे सिक्योरिटी गार्ड, क्या ये रुई खराब है? हाँ, ये खराब है। अभी कूड़े वाली गाड़ी आएगी तो ये सारा कूड़ा यहाँ से ले जाएगी। लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो यह रुई हम ले जा सकते हैं। कूड़े वाली गाड़ी तो तुमसे पैसे लेती होगी, मैं ये फ्री में ले जाऊंगी और तुमसे पैसे भी नहीं मांगूंगी। अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, तुम ही इसे ले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
सिक्योरिटी गार्ड ऐसा कहता है, जिसके चलते दुर्गेश्वरी अपनी बहू श्वेता से पूछती है, अरे बहू, एक तो ठंड लग रही है, ऊपर से तू इस सिक्योरिटी गार्ड से इस कूड़े के चलते बतिया रही है, तो इस रूई का क्या करेगी? क्या नहीं कर सकती माँ जी, ये पूछिए। अरे अच्छी खासी रुई है, क्यों ना हम इससे रजाई बनाएं, और हम इससे रजाई बनाकर बाजार में बेचेंगे तो अच्छे खासे दाम पर बिक जाएगी। अरे वाह बहू, सुझाव तो बहुत अच्छा है। चल फिर उठा ले ये सारी रुई, इसमें मैं तेरी मदद करवाऊंगी। श्वेता और दुर्गेश्वरी सिक्योरिटी गार्ड से एक सफेद रंग का बोरा मांग लेती हैं और उसमें वो सारी खराब रुई भर लेती हैं, जिसके बाद दोनों सास बहू उस खराब रुई को अपने घर ले आती हैं। वहीं दोनों मिलकर उस खराब रुई से बहुत अच्छी और गर्म रजाई बनाती हैं, जिसके बाद वह उन रजाई को बेचने के लिए बाजार में जाती हैं। आओ आओ, हमारे पास आओ और गर्मा गर्म रजाई खरीदो। हाथों की बनी हुई एकदम बढ़िया कसी हुई गर्मा गर्म रजाई एक बार सर्दी में खरीदोगे, अगले साल तक इस्तेमाल करोगे। वाह बहू, तुझे तो बाजार में आवाज लगाना भी आता है। चल अच्छा है, इसी के चलते लोग हमारे पास तो आएंगे। लेकिन यहाँ ठंड में रजाई बेचने में बहुत दिक्कत हो रही है। मैं कोई जुगाड़ लगाती हूँ जिससे हमें ठंड कम लगे। दुर्गेश्वरी बाजार के आसपास जो भी कूड़ा कचरा होता है उसे इकट्ठा करके माचिस से जलाकर हाथ तापने की कोशिश करती है, लेकिन कूड़ा कुछ ही देर चलता और फिर बंद हो जाता। ऐसा करते करते वह ठंड में दोनों सास बहू मिलकर रजाई बेचती हैं। शाम तक उनके पास एक ही ग्राहक आता है। रजाई तो ठीक ठाक लग रही है, कितने की है ये एक? अरे भाई साहब, ज्यादा नहीं, केवल 500 रुपए की है। अरे बाहर बैठकर ये रजाई बेच रही हो और दाम दुकान वाले ले रही हो। अगर 200 रुपए में दोगी तो मैं ले लूंगा, वरना अपने पास रखो अपनी रजाई। 2 दिन से कोई बोनी नहीं हुई है, इससे अच्छा है कि 200 रुपए में बेच ही दूं। ऐसा सोचकर वह रजाई प्रमोद को बेच देती है। प्रमोद उस रजाई को अपने घर लेकर जाता है और अपनी पत्नी के साथ उस रात वह रजाई ओढ़कर सो जाता है। उसे रजाई की गर्माहट बहुत पसंद आती है, जिसके चलते वो बहुत खुश होता है। वह अपने गली मोहल्ले में उस रजाई के बारे में औरों को भी बताता है। अरे प्रमोद भैया, रजाई तो तुमने बड़ी सस्ती और गर्म ले ली, कहाँ से ली है, हमें भी दिलवा दो। बनाई भी तो अच्छी है, जरा देखो आजकल कहाँ मिलते हैं ऐसे डिजाइन रजाई पर। हाँ सही कहा, वैसे मैं अपने बच्चों के लिए एक रजाई और लेने जा रहा हूँ। अगर आप सभी को लेनी है तो मेरे साथ चलो, मैं आपको भी दिलवा दूंगा। इस प्रकार प्रमोद अपने साथ साथ पड़ोस के लोगों को भी रजाई दिलवाने श्वेता और दुर्गेश्वरी के पास पहुँच जाता है, जहाँ सभी उनके हाथों की बनी हुई रजाई खरीदते हैं। इसी के चलते अब बाजार में दोनों सास बहू का अच्छा खासा नाम हो जाता है, जिसके चलते वह अच्छा खासा पैसा भी कमाती हैं। 2 दिन मुसीबतें उठाने के बाद आखिरकार हमारी रजाई बिकना शुरू हो गई। वैसे हमारी रुई खत्म हो गई है, उस फैक्ट्री में जाकर रुई भी लेकर आनी है। माँ जी, आप घर की जरूरत का सामान लेकर जाइए, मैं फैक्ट्री से रुई उठाकर लाती हूँ। इस प्रकार दोनों सास बहू फैक्ट्री से रुई लेकर आती हैं और रजाई बनाकर बेचती हैं। धीरे धीरे उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। कुछ ही समय बाद प्रवीण शहर आता है। उसके पास कुछ पैसा होता है, जिसके चलते वह बाजार में एक दुकान खोल लेते हैं। अब प्रवीण अपनी पत्नी और माँ के साथ मिलकर रजाई बेचने का काम करता है। इसी के चलते उनकी मेहनत रंग लाती है, जिसके बाद वह एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ जाएं, हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए।